Welcome students. In this video we will study about biotechnological applications in medicine और इसमें हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसने हेल्थ केयर के सेक्टर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है बिकॉज इसके कारण बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ड्रग्स का मास प्रोडक्शन सेफ और इफ़ेक्टिव तरीके से हो सकता है। यानी हम जो ट्रीटमेंट के लिए दवाएं बनती हैं उनको बड़े लेवल पर सेफ तरीके से बना सकते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाएं बना सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स का इस्तेमाल करने से यानी ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करने से आप अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस से बच सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिस्पॉन्सेस उनको हम कम कर सकते हैं। और जैसे कि आप नॉन ह्यूमन सोर्सेज से कुछ आप प्रोडक्ट्स आइसोलेट करो, तो उन नॉन ह्यूमन सोर्सेज से जिन प्रोडक्ट्स को आप आइसोलेट करके एज अ ड्रग आप ह्यूमन बीइंग के अंदर यूज़ करेंगे तो एलर्जी होने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन अगर हम रिकॉम्बिनेंट थेरेपीज़ का यूज़ करेंगे तो ऐसे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को जो कि अनवांटेड हैं उन्हें रोका जा सकता है। एट प्रेजेंट about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use the world over. पूरी दुनिया भर में 30 रिकॉम्बिनेंट ऐसी थेरेपीज़ हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में 12 को मार्केटिंग के लिए अप्रूवल मिल चुका है। आउट ऑफ 30, 12 आर अप्रूव्ड टू बी मार्केटेड। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आप सब जानते हो कि जो डायबिटीज़ होती है इट इज़ अ डिसीज़ एसोसिएटेड विद द लो लेवल प्रोडक्शन और नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। दैट्स वाई वी हैव टू टेक इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। तो अगर आप डायबिटीज़ को मैनेज करना चाहते हो तो इसको मैनेज करने के लिए आपको इंसुलिन को रेगुलर टाइम इंटरवल में लेना होता है। अब सोचिए, आप अगर ये इंसुलिन जो आप लेते हैं ये इनफ अमाउंट में अवेलेबल ना हो मार्केट में तो क्या होगा? क्या करेगा डायबिटिक पेशेंट? उसके लिए तो ये जीवन का और मौत का सवाल होगा। तो ये जो इंसुलिन है जो आजकल हम देखते हैं मार्केट में अवेलेबल है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है। If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals. अब देखो, अगर मान लो ह्यूमन इंसुलिन जो है वो आपको नहीं मिल पाई, अवेलेबल नहीं हो पाई, तो जो नेचुरल सोर्स है इंसुलिन का वो क्या है? ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की इंसुलिन को इस्तेमाल कर रहे हो तो होगा ये कि ह्यूमन इंसुलिन आपको, एक नॉर्मल सी बात है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग से इंसुलिन को आइसोलेट करेंगे तो वो हमेशा लो लेवल में ही रहेगी, हमेशा, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो उतनी क्वांटिटी में नहीं हो सकता, तो उसकी अवेलेबिलिटी का इशू हमेशा रहेगा मार्केट में। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? अदर एनिमल से हमको इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि डायबिटिक जो पर्सनस हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको वो इंसुलिन दी जा सके। बिकॉज ह्यूमन इंसुलिन तो अब कम आ रही है मार्केट में, तो क्या करेंगे? अदर एनिमल से लाएंगे। तो क्या ये जो आप इंसुलिन अदर एनिमल से लाओगे, क्या ये बिल्कुल वैसे ही इफ़ेक्टिवनेस दिखाएगी जैसा कि ह्यूमन बॉडी वाली इंसुलिन होती है? और क्या इससे कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा बॉडी पर? ये सवाल हमारे सामने आ जाएंगे। बिकॉज अदर एनिमल्स की इंसुलिन का इस्तेमाल करने का मतलब है ये सोर्स चेंज हो जाएगा, और जब सोर्स चेंज होगा तो एलर्जी होने के चांसेस भी हो जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन इंसुलिन को बना सकता है, कोई बैक्टीरियम अगर ह्यूमन इंसुलिन को बना सकता है तो तुरंत हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी। बिकॉज बैक्टीरियम जो है उससे हम बहुत सिंपली लार्ज क्वांटिटीज़ में ह्यूमन इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
You can easily grow a large quantity of bacteria and make as much insulin as you need. तो कितना अच्छा रहेगा कि अगर हम किसी एक बैक्टीरियम को ट्रांसफॉर्म कर दें और उस बैक्टीरियम से हम ह्यूमन इंसुलिन रिलेटेड जो प्रोटीन्स हैं उनको फॉर्म कराएं, है ना। इसके बारे में सोचिए ज़रा, थिंक अबाउट इट, वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू डायबिटिक पीपल और नॉट, एंड वाई। तो सोचिए कि जो इंसुलिन है उसको आप डायबिटिक पीपल में ओरली एडमिनिस्टर करेंगे या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने एक और हमें दिया गया है। तो बच्चों, सवाल का आंसर क्या है कि इसका आंसर ये है कि जो इंसुलिन है उसे हम ओरल वे में इनटेक नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ओरली बिकॉज इट इज़ अ प्रोटीन, और बिकॉज ऑफ दिस जब ये अंदर हमारे पहुंचेगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो जो प्रोटीएसेस हैं वो उसको डाइजेस्ट कर देंगे और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा। तो क्योंकि ये प्रोटीन है और ये अगर गट में गया तो वहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा और इसके कारण ये इसका यूज़ नहीं कर पाएगी बॉडी। दैट्स वाई इट इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड ओरली, इट इज़ गिवन बाय इंजेक्शंस इंट्रावीनसली, यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम में इसको छोड़ा जाता है तो ये अपना सही काम करता है। तो जो भी इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर दिया जाता था पहले, उसे कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था? देखिए, ह्यूमन इंसुलिन तो कभी अवेलेबल हो ही नहीं पाएगा इतना, तो हम क्योंकि ह्यूमन से थोड़ी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप तो खुद सोचिए, ह्यूमन बींग से एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते थे, स्लॉटर्ड कैटल और पिग्स में से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते थे। अब एनिमल सोर्स से जो इंसुलिन आता था वो एलर्जी कॉज करता था या दूसरे रिएक्शंस जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देते थे, बिकॉज फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता था। इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन में आप देखेंगे कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, चेन ए और चेन बी, जो कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस से आपस में जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंसुलिन का स्ट्रक्चर। तो जो मैच्योर इंसुलिन है यहाँ पर, उसमें आपको क्या दिख रहा है, ये ब्लू कलर वाला चेन है, इसको हम ए पेप्टाइड बोलते हैं, और ग्रीन कलर वाला चेन है जिसको हम बी पेप्टाइड बोलते हैं। बोथ दीज चेन्स आर इंटरलिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो इंसुलिन होता है हमारी बॉडी के अंदर जब बनता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। इस प्रो इंसुलिन में एक और पेप्टाइड चेन होती है जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड। तो ये रहा सी पेप्टाइड आपके सामने, दिस इज द सी पेप्टाइड, दिस इज द ए पेप्टाइड, दिस इज द सी पेप्टाइड, एंड दिस इज द बी पेप्टाइड, ग्रीन वन। बाकी डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं वो आपके सामने हैं, उसी लोकेशन पे हैं। तो होता यह है कि इस प्रो इंसुलिन को प्रोसेस करना होता है हमारी बॉडी को, और फिर उसके बाद इंसुलिन बनती है और सी पेप्टाइड जो होता है वो फ्री हो जाता है, ठीक है। तो इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, insulin is synthesized as a pro-hormone like a pro-enzyme. The pro-hormone also needs to be processed before it becomes fully mature and functional. तो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच था, एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड था जिसको सी पेप्टाइड बोलते हैं, वह हटाने पर हमारा जो प्रो इंसुलिन है वह अब इंसुलिन के एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। This C peptide is not present in the mature insulin and is removed during the process of maturation into insulin. तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम इंसुलिन बना रहे थे तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही आया था कि कैसे हम प्रो इंसुलिन को
इंसुलिन में कन्वर्ट करें, कैसे हम मैच्योर फॉर्म वाला इंसुलिन डेवलप करें। 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। इस अमेरिकन कंपनी ने 2 पेप्टाइड्स का उन्होंने फॉर्मेशन किया, चेन ए और चेन बी। उन 2 पेप्टाइड्स को बनाने के लिए उन्होंने 2 अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस का यूज़ किया जो कि कोड करते थे चेन ए के लिए और चेन बी के लिए। आपको तो पता ही है कि जो डीएनए होगा उसी से तो प्रोटीन बनेगा। तो जो प्रोटीन ए है उसके लिए कौन सा डीएनए सीक्वेंस लिया? द डीएनए सीक्वेंस विच कोड्स फॉर प्रोटीन ए एंड द डीएनए सीक्वेंस विच कोड्स फॉर प्रोटीन बी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर another पेप्टाइड फॉर्मेशन। ओके, इसके बाद जब ये दोनों डीएनए सीक्वेंसेस आइसोलेट हो गए तो इन दोनों डीएनए सीक्वेंसेस को उन्होंने प्लाज्मिड्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया और इन प्लाज्मिड्स को ई कोलाई के अंदर भेज दिया। अब ई कोलाई हो गए ट्रांसफॉर्म और इन ई कोलाइज ने उन प्रोटीन्स को बनाना स्टार्ट किया, यानी चेन ए और चेन बी को बनाना स्टार्ट कर दिया। चेन ए और बी को सेपरेटली बनाया गया, यानी अलग अलग ई कोलाई से ऑब्टेन किया गया अलग अलग कल्चर्स में, और उसके बाद चेन ए और बी को एक्सट्रैक्ट करके इन्हें आपस में कंबाइन करा गया, जोड़ा गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड देन ह्यूमन इंसुलिन बनाने में सफलता मिली। तो इस तरह से किया गया है ना। जो हमारा ए पेप्टाइड है इसके लिए जो डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल था उस डीएनए सीक्वेंस को एक कल्चर के अंदर, ई कोलाई के कल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ई कोलाई के अंदर जब ये ऐसे प्लाज्मिड्स आए जिनके पास ये वाला सीक्वेंस था तो उन्होंने ए पेप्टाइड बनाया। ए पेप्टाइड जो है हमारे बायोरिएक्टर्स के अंदर हमें मिला। उसके बाद ऐसे ही सिमिलरली हमने बी पेप्टाइड का फॉर्मेशन किया, इन दोनों पेप्टाइड्स को एक्सट्रैक्ट किया और फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको लिंक किया एंड देन हमारे सामने जो मैच्योर इंसुलिन है वो डेवलप हो गया। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अमेरिकन कंपनी ने, इसका नाम एली लिली था, 1983 में इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। बच्चों, इस वीडियो में लास्ट बात हमको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो चेन ए होती है उसके अंदर 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और जो चेन बी होती है उसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं और जो मैच्योर इंसुलिन होता है ह्यूमन इंसुलिन उसके अंदर टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये आपको भी याद रखना पड़ेगा, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर इन द 2 चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। A contains 21 and B contains 30, टोटल 51। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।